कंडक्टर्स में क्या होता है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुए हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, कंडक्टर मेटल्स में वाइब्रेशन एटम्स की बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ रहे और रेजिस्टेंस बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 10 और आज हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्या थी। रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है, कम करती है, और किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम कर रही है, करंट के फ्लो को कम कर रही है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोड्यूस किस तरह से होती है, यानी कि किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज है जो उनको पास होने से रोक रही है, उनकी क्वांटिटी को कम कर रही है पास होने से। ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होती है, हमें ये देखना है पहले। तो सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे कोई मटेरियल है या कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन इनकी मोशन जिगजैग होती है। किस तरह से? सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। हुआ ये कि इसके सामने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और नीचे चला गया ऐसे। फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, उससे टकराया और फिर ऐसे चला गया। फिर आगे एक और इलेक्ट्रॉन आया, उससे टकराया और ऊपर की तरफ चला गया। फिर अगेन ऐसे गया किसी न किसी से टकरा के, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मोशन जिगजैग होती है, यानी कि पहले से पता नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन मूव करना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो कोलिजन्स हो रहे थे बीच में, ये एक तरह से रुकावट ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो जल्दी यहाँ से यहाँ पहुंच जाता, लेकिन बीच में कोलिजन्स हो रहे थे। कोलिजन्स की वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई, जिससे इलेक्ट्रॉन को मूव होने में मुश्किल हुई, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोज करें कि यहाँ से कुछ लोग आ रहे, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आ रहे थे और वो एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं। वो उनको जाने में कब ज्यादा आसानी होगी, जब वो टकरा रहे हैं तब, या फिर सिर्फ एक आदमी सामने से ऐसे आ रहा है और वो अकेला जा रहा है। जहां पे कोलिजन्स कम होंगे वहां पे रेजिस्टेंस कम होगी, जहां कोलिजन ज्यादा होंगे वहां रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो पहले तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा रहे और क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब होता क्या है कि सपोज करें कि ये एक कंडक्टर है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल, कोई भी हम कंडक्टर ले रहे हैं। अब इसके अंदर से अगेन इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। हमेशा क्या होता है कि मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आपने ये बात पढ़ी होगी। अगर आपने, क्या होता है, सपोज करें कि मैं एक मेटल ले लेता हूँ, कौन सा लूं? सब सोडियम की बात करते हैं। ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके थ्रू एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है। हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सपोज करें कि हमारे पास एक सोडियम का मेटल है बहुत बड़ा, उसके ये सोडियम है, सपोज करें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्या होगा कि जब इनिशियली क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब इसके अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसको मैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, तो पीछे क्या बच जाएगा? सोडियम एटम तो बचेगा, लेकिन उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे आयन, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है जो इसी में से निकला है। एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, एक नेगेटिव चार्ज अलग हुआ, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है कि सपोज करें ये सोडियम है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ तो टकराएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव किस में से कर रहे हैं?
अपने मीडियम में से ना जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम के बहुत सारे आयंस होंगे जो मूव नहीं कर रहे, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो टकराएंगे, साथ में ये जो सोडियम होंगे, यहाँ पे एटम्स होंगे, उनके साथ भी टकरा रहे होंगे। ऐसे देखिए, सपोज करें कि सोडियम के ऐसे ऐसे आयंस है जो अरेंज हुए हुए, ये मूव नहीं कर रहे होते। इलेक्ट्रॉन आया, पहले इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, सपोज करें ऐसे आया इलेक्ट्रॉन, इधर टकराया, फिर नीचे गया, इधर टकरा गया, फिर ऐसे गया और एटम के साथ जो आयन है उससे टकरा गया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर इधर आयन से टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई। तो दो तरह के कोलिजन्स हो रहे होते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन का एटम या आयन के साथ, दो तरह के कोलिजन्स हो रहे हैं, दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ, दो तरह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे कौन सा कोलिजन है जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है, ये कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोलिजन हो जाए। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि एक और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये स्ट्रेट लाइन में आया और इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। क्या होगा? सपोज करें इसकी वेलोसिटी थी बहुत ज्यादा इनिशियली, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ ताकि ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये पहले मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, और वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा था और इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ये आके इसके साथ टकराया और इसकी वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं जाएगी? देखिए सपोज करें कि आप यहाँ खड़े में, मैं भागता हुआ आया और आपके साथ टकरा गया, मैं तो रुक जाऊंगा लेकिन आप तो थोड़ा तेजी से मूव करना शुरू हो जाओगे। तो क्या हुआ? मेरी वेलोसिटी, सॉरी मेरी एनर्जी आप में कन्वर्ट हो गई, वो जाया नहीं हुई। सेम, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, इसकी अपनी वेलोसिटी तो कम हो गई लेकिन इसकी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत कम आता है। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, एक मिनट इनको मिटा देते हैं। यहाँ पे ऐसे एटम्स हैं, अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया, एटम के साथ टकराया। मैंने क्या कहा? ये जो एटम या आयंस है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि मैं खड़ा हुआ हूं और एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो भागता भागता आके मुझसे टकरा जाता है, क्या होगा? क्या मैं मूव करूंगा? नहीं करूंगा। उल्टा जो बच्चा आके टकराया उसकी एनर्जी जाया हो जाएगी सारी की सारी। सेम लाइक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम। एटम अपनी जगह चेंज नहीं करता, एटम फिक्स्ड है जगह पे। तो इलेक्ट्रॉन आएगा, एटम से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कम हो गई, एटम भी मूव नहीं हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन था उसमें तो एनर्जी ट्रांसफर हुई और कम एनर्जी जाया हुई, लेकिन यहाँ पे सारी एनर्जी जाया हो जाती है, जिसकी वजह से जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन से कोलिजन की वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन टू एटम या इलेक्ट्रॉन टू आयन कोलिजन जो हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास ओवरऑल फिनोमेना होता है कि रेजिस्टर्स या कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स कोई भी है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है। नाउ एक चीज आपको यहीं पे और समझनी है, इस डायग्राम में समझते हैं कि हमारे पास, हमें ये नहीं पता, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कितने डिफरेंस से कर रहे हैं ये तो नहीं पता। जैसे सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ऐसे मूव हुआ, यहाँ पे आया और इधर एक इलेक्ट्रॉन से टकराया और नीचे मूव हो गया। अब यहाँ नीचे थोड़ा सा ही गया था, एक और इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर ऐसे गया, अब सामने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसने थोड़ा ज्यादा पाथ कवर किया, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। उसके बाद अपना रास्ता चेंज कर ही रहा था, ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे टकराया, फिर ऐसे गया, इस बार सामने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो ज्यादा पाथ कवर कर लिया, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो इस तरह से चल रहा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इससे टकराया,
फिर नीचे की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी थोड़ी सी तेज हुई, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ ज्यादा पाथ कवर हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा तेज हो गई होगी। इट्स लाइक कि मैं कहता हूँ कि किसी ने यहाँ से भागना शुरू करना है और यहाँ तक भागना है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी ही बढ़ेगी, थोड़ी सी। और अब मैं कहता हूँ कि ये जितना बोर्ड है इतने ही 4 बोर्ड आगे और लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ से भागता हूँ और वो आगे तक भागना है, मेरी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? जब जगह ज्यादा मिल गई भागने के लिए तो वेलोसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, और वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। सेम यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन किसी बड़े पाथ पे मूव हुआ, जैसे ये वाला है सबसे बड़ा पाथ, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई होगी एज कंपेयर टू ये वाला जहां इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव हुआ है। तो इसका मतलब हर बार इलेक्ट्रॉन की जब मूव करके कोलाइड होगा, हर बार वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रास्ता कवर हुआ है। यहाँ थी 1, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 4। अब वेलोसिटी क्योंकि पाथ चेंज हो रहा है, पाथ का जो क्या बोलेंगे लेंथ है वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। हम क्या करते हैं, इन सब वेलोसिटीज का एवरेज ले लेते हैं। सपोज करें सबका एवरेज हमारे पास आ गया 2, सपोज कर रहे हैं इसका 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 सारा हमने देखा, ओवरऑल 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपने माइंड में रखना, ये भी आगे यूज होएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो जब हमने इसको क्या बोलेंगे बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुआ, वो एक दूसरे से टकरा टकरा के जा रहे थे, उनकी वेलोसिटी कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। वो जब मूव कर रहे थे एक डायरेक्शन में, तो उनकी वेलोसिटीज का जब हम एवरेज लेंगे, वो एवरेज जो आएगा वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ रही है? क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ हमें पता लग गया रेजिस्टेंस क्या होती है। अब क्या करते हैं कि सपोज करते हैं सॉरी, एक कंडक्टर है और इसका जो ये एरिया है ये मैं बोल देता हूँ 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो ये लेंथ है इसको मैं कह देता हूँ 1 मीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। सपोज करें ये एक वायर है, इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, और इसका एरिया, एरिया होता है ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, ये जो सर्कुलर में आएगा इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। जब भी किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो जाए, यानी कि यूनिट मीटर है, 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को करते थे आर से, रेजिस्टिविटी को इससे करते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ, RH रॉ। पी नहीं है ये, इसको रॉ पढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, रेजिस्टेंस तो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की जो एक प्रॉपर्टी है उसे हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यही रेजिस्टेंस एक मटेरियल की, जब उस मटेरियल का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो जाए तो उस जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। अब हम आते हैं कि रेजिस्टिविटी हो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये मास पर डिपेंड नहीं करती। कंडक्टर का या मटेरियल का मास कुछ भी हो, क्या बोलेंगे साइज कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको ये हमारे पास एक कंडक्टर है और मैं यहाँ पे एक और कंडक्टर बना रहा हूँ, मटेरियल सपोज कर रहे हैं सेम है, सही है। एक ये है और एक ये वाले को अभी छोड़ देते हैं, इन दो में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे से भी हमने सपोज किया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, या 20 कर लेते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे भी 20 इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में आसानी होगी, थोड़ा सा सोचें कहाँ होनी चाहिए, यहाँ या यहाँ?
कहाँ, या ऐसे समझिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगे इजीली, ऊपर वाले में। पहली चीज, एरिया ज्यादा, यहाँ एरिया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ एरिया कम है, कम हो गया ना, यहाँ देखें ज्यादा है, ये वाले, ये जो एरिया है ये यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए जगह कम मिलेगी, कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। कोलिजन ज्यादा हो गए तो इट्स सिमिलर लाइक एक पतली सी गली से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे होंगे, मूव होने में मुश्किल होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नहीं सॉरी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। दूसरी चीज, यहां पे थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि दोनों का एरिया हमने कर दिया सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम है दोनों का एरिया, लेंथ चेंज हो रही है। अब कहां इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर इजिली आ जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि लेंथ कम है, कम जगह में मूव करेंगे कम कोलिजन्स होंगे, ज्यादा जगह में मूव करेंगे ज्यादा कोलिजन्स होंगे। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के भी। अब रेजिस्टेंस, मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे भी कर रही है और लेंथ पे भी कर रही है। एक और चीज भी होती है, अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। रेजिस्टिविटी पे आए अगर हम, रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होगी। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ना लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना एरिया पे डिपेंड करेगी, ना साइज पे डिपेंड करेगी, ना मास पे डिपेंड करेगी। सिर्फ दो चीजों पे ये डिपेंड करती है। पहली चीज, मटेरियल कौन सा है, और दूसरी चीज टेम्परेचर क्या है। बस दो चीजों पे डिपेंड करती है। अच्छा, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे, थोड़ी देर में देखते हैं। बस आपने क्या याद रखना है कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, पहला मटेरियल क्या है, दूसरा टेम्परेचर क्या है, बस। अब हम आते हैं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये जहन में रखना है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। वो प्रॉपर्टीज जो मास, साइज, लेंथ, एरिया या इन सब चीजों पर डिपेंड ना कर रही हो, या आसान लफ्जों में सिंपल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो मास या अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, वो सारी प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और किन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी थी क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन द लेंथ एंड एरिया इज यूनिट, यानी कि एरिया भी यूनिट स्क्वायर हो और लेंथ भी यूनिट हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ही रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है। तो वापसी यहाँ पे आते हैं, रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहला, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है। सही, देखते हैं कैसे। अच्छा, पहले मैं आपको रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बता देता हूं ताकि ये आपको समझने में आसानी रहे। सपोज करें कि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये मैं बोल देता हूं ये है आयरन और ये कोई सा प्लास्टिक है, सपोज करते हैं। सही, और इसका जो एरिया है वो ले लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, और इसका भी एरिया ले लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ ले लेते हैं 5 मीटर, और इसकी भी लेंथ है 5 मीटर, दोनों सेम है, सिर्फ मटेरियल का फर्क है। अब करते क्या है कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाते हैं। यहां पे सपोज करें इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्लो कर रहे हैं। आयरन है, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो कर जाएंगे। प्लास्टिक है, एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत स्लो मूव करेंगे। एक तरह का इंसुलेटर ही होता है प्लास्टिक, लेकिन परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, जरा जरा सा पर करंट पास हो रहा होता है प्लास्टिक्स में से भी। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसमें देखा आयरन का कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे ऐसे,
कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस होगी, और वो रेजिस्टेंस हम कह देते हैं, सपोज करते हैं 50 ओम। सारी वैल्यू सपोज कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस आई वो 50 ओम है। अगर रेजिस्टेंस 50 ओम आ गई है, तो आपको क्या लगता है प्लास्टिक में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? प्लास्टिक्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि प्लास्टिक्स में इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल से मूव होंगे एज कंपेयर टू आयरन। ये तो एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई थी। और उस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ कि वो रेजिस्टेंस है 500 ओम। क्योंकि आयरन तो मेटल है, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो रही है, यानी कंडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, तो रेजिस्टेंस बहुत लो होगी। यहाँ पे कंडक्शन बहुत स्लो हो रही है, बहुत खराब हो रही है, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, आयरन और यही कोई प्लास्टिक जो भी है, इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करने की कोशिश करें। अगर कैसे आएगी रेजिस्टिविटी, अगेन अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ऐसे में ये 5 था ना, तो इसके अगर मैं 5 पीसेस कर लूं, 1 2 3 4 और 5, सही। इसका मैंने एक हिस्सा ले लिया, और इसका 2 मीटर स्क्वायर थी, इसको भी मैंने हाफ कर लिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन देख रहा हूं अभी मैं। सेम इसमें भी यही कर रहा हूँ, 5 पीसेस किए मैंने, और उसमें से एक पीस का भी हाफ कर लिया, क्योंकि एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, हाफ कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इतना पीस देख रहा हूँ पहले। अब सपोज करें कि हमने वायर इतनी बड़ी ली थी ना, अब सिर्फ इतनी सी जगह ले रहे हैं, ब्लू से बनाए थे थोड़ा वाजे हुए ताकि। अब सिर्फ इतना ले रहे हैं, मुझे बताएं रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होगी इन दोनों पोर्शन में से? ऑब्वियसली प्लास्टिक में, क्योंकि एक प्लास्टिक के बड़ा पीस हो या छोटा पीस हो, रेजिस्टेंस प्लास्टिक में ही ज्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी ज्यादा, क्या होगी वो नहीं बता रहे अभी। यहाँ रेजिस्टेंस होगी कम। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगी वो इससे ज्यादा होगी, और यहाँ पे लेंथ क्या है 1, क्योंकि मैंने 5 हिस्से कर दिए थे, 1 मीटर, और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो जब रेजिस्टेंस इसकी हो 1 यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया स्क्वायर की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। बात समझ आ रही है? तो रेजिस्टेंस ज्यादा इट मींस रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। इसको अगर फॉर्मूले से भी देखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय एल। इधर भी एरिया 1 और लेंथ 1 थी, यहाँ पे भी एरिया 1 और लेंथ 1 है। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वही रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ऐसा ही है। देखिए, एरिया और लेंथ को सपोज कर लें अगर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी आती है। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, यानी कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वही रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। बस ये बात है मैं मेन समझाना चाह रहा था, कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वही रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब हमने सब कुछ समझ लिया, सिर्फ अब हमने लेक्चर को गो थ्रू करना है, सब समझे कि आपको सब समझ आ गया है। पहला है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन बनता है इनका। हमारे पास एक मॉडल होता है ड्रूड मॉडल, और ये आपकी बुक का नहीं है, ये सिर्फ मैं टॉपिक को समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसका फॉर्मूला होता है रॉ इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टॉ। तो इसमें अगर देखें आप, एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इन दोनों को हटा देते हैं। हमारे पास थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ये तीन चीजें कांस्टेंट है, तो एन के साथ रेजिस्टिविटी का एक रिलेशनशिप आ जाएगा, और वो होगा कि रॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। और दूसरा, एक बार अब इन तीन को कांस्टेंट करते हैं,
तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। ये जो n है ये नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है और क्या रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अच्छा, कैसे देखते हैं इस बात को। अगेन सपोज करते हैं कि एक मेटल है और एक प्लास्टिक है, क्या लगता है आपको कहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेटल में या प्लास्टिक में? मेटल में। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि मेटल के पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा। बात समझ आ रही है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास हो रही है, अगर वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास हो रहे हैं तो क्या होगा कि कंडक्शन ज्यादा होगी। ऐसे देखें कि हमारे पास मेटल है और एक प्लास्टिक है। मेटल में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, दोनों का ये सेम बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज करें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4-5 ही है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगी, जहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और अगर कहीं पे कंडक्शन अच्छी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो रही है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो हमने देखा रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी में, तो इट मींस कि रेजिस्टिविटी भी कम होगी। तो पहली चीज क्या पता लगी हमें कि जहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे अच्छी कंडक्शन हो रही होगी। जब कंडक्शन अच्छी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर रही है, तो रेजिस्टेंस हो गई कम, और रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी भी कम। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एन ही बना देता हूं यहाँ पे, अगर एन ज्यादा होगा तो आर कम होगा, आर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। इनवर्स रिलेशन बन रहा है, देखें ये ज्यादा है तो ये कम है। ये पहला रिलेशन आ गया हमारे पास। सेकंड, ये जो T है ये हमारे पास है एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने स्टार्टिंग में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर रहे थे और एटम्स के साथ भी कोलाइड कर रहे थे। अब उन कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप होगा उस पे भी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। कैसे देखते हैं। इस बार कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हम कर देते हैं सेम। सपोज करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 नहीं 6 कर देते हैं, 6, और यहाँ पे भी 6, 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताएं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, सॉरी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कोलिजन्स कम होंगे। नीचे वाले में दिख रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सपोज करें थोड़ा सा ही ऐसे गया कोलाइड हो गया, नीचे गया यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ गया फिर टकरा गया, फिर आगे गया टकरा गया। पॉसिबिलिटीज कोलिजन्स की ज्यादा है, और कोलिजन्स का जो टाइम है वो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखने से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जो कोलिजन्स है वो यहाँ ज्यादा होंगे और जो कोलिजन्स के बीच में टाइम होगा वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब है, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन्स थोड़ा लेट हो रहे होंगे, इससे टकराया फिर सपोज करें इससे टकराया फिर इससे टकराया, कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप होगा वो यहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी लिखते हैं क्या होगा, कोलिजन यहाँ कंपैरेटिवली कम होंगे, कोलिजन्स कम होंगे और जो कोलिजन्स के बीच में टाइम होगा वो ज्यादा होगा। अब मुझे बताएं, ये अभी हमने लिख लिया कहाँ पे कंडक्शन अच्छी हो रही होगी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास करेंगे, जहां कोलिजन कम होंगे। यहाँ कोलिजन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन अच्छी होगी नीचे वाले केस में, और यहाँ पे कंडक्शन होगी खराब। अगर कहीं पे
कंडक्शन अच्छी है, इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इजिली पास हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से पास होंगे वहां रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। और जहां रेजिस्टेंस कम होगी वहां रेजिस्टिविटी भी होगी कम। बात समझ आ रही है। सेम यहाँ पे आते हैं, कंडक्शन हो रही है खराब, इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई हो रही है, कोलिजन ज्यादा है, रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, हाई है, और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टिविटी भी हाई है। तो यहाँ पे अब देखें टाइम का और रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप देखें। अगर जो टाइम है कोलिजन्स के बीच का वो कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अगर कोलिजन्स के बीच का टाइम ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। इनवर्स रिलेशन बन रहा है, टाइम कोलिजन्स के बीच का ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम, टाइम कोलिजन्स के बीच का कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन यही लिखा था हमने, एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है रेजिस्टिविटी और टाइम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एन और टी है क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड वन हमने लिखा था, यहीं लिख लेते हैं, रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। ये हमारे पास टाइम है, एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। ये कोलिजन कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के हो, इलेक्ट्रॉन एटम के भी हो सकते हैं। सारे ओवरऑल कोलिजन को देख के टाइम निकाला जाता है। तो ये हमें पता लग गया कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, दो तो पता लग गई। पहला, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। कोलिजन ज्यादा होंगे तो, सॉरी, रेट ऑफ कोलिजन, टाइम की बात हो रही है, अभी हम वो ज्यादा कोलिजन वाले पे आएंगे। यानी कि कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। थर्ड है सेंसिटिव चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज से भी रेजिस्टेंस चेंज होती है। और कहा, इसको मैंने कहीं लिखा नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ, फिर मैं आगे चल के बता दूंगा कि ये कैसे। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर से, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। देखते हैं कैसे, एक एक करके सब देखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, काफी देर से यही सपोज कर रहे हैं, एक बार फिर करते हैं। और कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, और इस टेम्परेचर, इस टाइम पे, इस टेम्परेचर पे, सॉरी, इस टेम्परेचर पे और इसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। सही। कोलिजन्स कौन कौन से हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से भी हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का एटम या आयन से भी हो रहा होगा कोलिजन। दो तरह के कोलिजन हो रहे हैं। अब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, कितनी स्टेट्स होती हैं, तीन कि चार या पांच? वैसे नॉर्मली आपने चार पढ़ी है, एक पांचवी भी होती है आइडियल स्टेट। हम अभी सिर्फ तीन को देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने पढ़ा है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि सपोज करें यहाँ पे किसी कंटेनर में गैस क्लोज्ड है, यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, और यहाँ पे कंटेनर खुद ही सॉलिड का ओवरऑल। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, या गैस के एटम्स बोल लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि मे भी आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको थोड़ी मुश्किल हो बात समझने में। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा, लिक्विड के थोड़ा करीब करीब होते हैं। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास है गैस, ये हमारे पास आ गया लिक्विड, और अब हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, ऐसे क्लस्टर्ड होते हैं मोस्टली, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा बड़े बड़े बना रहा हूँ वरना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में। ऐसे एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए होते हैं सॉलिड्स में। अब होता ये है कि ये जो मॉलिक्यूल, सॉरी, एटम्स है,
सॉलिड्स में ये मूव तो नहीं कर सकते। हमेशा जो एटम्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं मूव करें, लेकिन सॉलिड्स में क्योंकि बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो ये मूव नहीं कर पाते। तो ये करते हैं क्या है, ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। सपोज करें कि यहां से एक एटम ले लेते हैं, ये सेंटर वाला ले लेते हैं, ठीक, ये वाला एटम ले रहे हैं सेंटर में। ये क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे इधर और इधर वाइब्रेट कर रहा होगा। पहले इधर जाएगा, फिर इधर, 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 बिल्कुल जरा सी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और कितनी जगह में ये वाइब्रेट करेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जब बढ़ना शुरू होता है तो ये वाइब्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी कि थोड़ी बड़ी जगह पे वाइब्रेट करेगा। बड़ी जगह पे वाइब्रेट करने के लिए इसको जगह भी ज्यादा चाहिए होगी। क्या होगा कि जो साइड के जो एटम्स हैं ये इससे थोड़े दूर दूर होते जाएंगे, सारे एटम्स एक दूसरे को दूर दूर करेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज करें यही वाला है हमारे पास, इधर बनाते हैं और हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, लेकिन जुड़े रहेंगे स्टिल। तो दूर क्यों हो रहे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो ये ज्यादा जगह पे वाइब्रेट करना शुरू होंगे। यहाँ पे कम जगह में वाइब्रेट कर रहे थे, अब इनको ज्यादा जगह चाहिए वाइब्रेट करने के लिए, तो ये एक दूसरे से दूर होंगे और अब बड़ी जगह पे वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे। फिर हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो क्या होगा, ये इतनी ज्यादा जगह में वाइब्रेट करेंगे कि एटम्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएगा। मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एटम्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जगह में वाइब्रेट करने की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है लिक्विड में। अच्छा खैर, हमें सिर्फ सॉलिड्स को देखना है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। सिर्फ क्या है कि जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं एटम्स, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी। नाउ फिर से एक कंडक्टर, नहीं सॉरी, कंडक्टर सपोज किया हुआ था हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, एटम्स के साथ भी टकरा रहे। यहाँ पे एटम बना लेते हैं, तो ये एटम्स के साथ भी कोलाइड करेंगे और एक दूसरे के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। इनिशियली क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे, इधर भी एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन वो सपोज करें बिल्कुल इतनी सी जगह में वाइब्रेट कर रहे, इतनी इतनी सी जगह में वाइब्रेट कर रहे, तो कोलिजन्स हो रहे होंगे। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, तो एटम्स ज्यादा जगह में कोलाइड करें, सॉरी, एटम्स ज्यादा जगह में वाइब्रेट करेंगे। और जब ये ज्यादा जगह में वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। इसको ऐसे समझे, देखें, सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उन्होंने, ये दीवार नहीं है, ऐसे सीधा इन्होंने जाना है लोगों ने, मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, एक तरह की वाइब्रेशन ही हो रही है ना, अपनी मेन पोजीशन कह रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ। कुछ लोग जो आएंगे वो मेरे कंधे के साथ टकरा टकरा के जा रहे होंगे, रेजिस्टेंस कम है बीच में। अब मैंने क्या किया, वही लोग बहुत सारे भागते हुए आ रहे हैं और मैं अब ज्यादा जगह में वाइब्रेट कर रहा हूँ। सही, अब मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ बड़ी जगह में, अब क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे लोगों के मेरे साथ। लोगों को इलेक्ट्रॉन समझिए, मैं एटम हूँ, पहले मैं कम जगह में वाइब्रेट कर रहा था, कोलिजन्स कम तो रेजिस्टेंस भी कम। अब मैं ज्यादा जगह में वाइब्रेट कर रहा हूँ, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो जब कोलिजन्स बढ़े, सॉरी, इसको आप इस तरह से देखें कि जब टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन नहीं, पहले टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी। इसको पूरा लिख लेते हैं, वेलोसिटी नहीं है, वाइब्रेशन बढ़ गई। वाइब्रेशन के बढ़ने से क्या हुआ, कोलिजन्स बढ़ गए। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा अब समझा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी तो कोलिजन्स बढ़ गए, कोलिजन्स बढ़े तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने में मुश्किल होना शुरू हुई, यानी कि जो कंडक्शन थी, पहले इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहे थे, अब मुश्किल से मूव कर रहे, कंडक्शन हो गई कम। जब इलेक्ट्रॉन्स अब इजीली मूव नहीं कर पा रहे, मुश्किल हो रही है उनको मूव होने में, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टिविटी के साथ, तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। अब देखें
टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी से क्या रिलेशन आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी वापसी कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ये हमने लिखा था कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये तीन चीजें हैं रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो रही होती है। नाउ ये तो समझ आ गया रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। अब रेजिस्टिविटी का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जो हमारा मेन फोकस है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ चेंज आएगा तो कितना आएगा, कैसे आएगा, एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट तो कर सके हम, और वो हम रेजिस्टेंस के थ्रू ही करेंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है फिर से कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, यहीं पे करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है L और इसका कुछ ना कुछ एरिया है A। लेंथ और एरिया सपोज कर लिया। नाउ सपोज करें कि इसकी रेजिस्टेंस, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो है R0। रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा जिसपे इसकी रेजिस्टेंस है R0। इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है और उस T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0। अब हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करवाई जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ भी रिलेशनशिप है डायरेक्ट। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। सही है। क्या हुआ, हमने टेम्परेचर T1 से कर दिया T2 इसका, तो रेजिस्टेंस R0 से चेंज हो गया, हमने कर दी RT। और डेल्टा R हमारे पास है चेंज इन रेजिस्टेंस और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक अजम्पशन कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर चेंज होगा, हमने एक कंडक्टर लिया है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो कंडक्टर्स हैं या कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल हो, उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, वो फैलना शुरू होते हैं। आपने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशंस पढ़ी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से ना लेंथ में कोई फर्क आएगा ना एरिया में फर्क आएगा, ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, कंडक्टर की शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट सेम रहेगी। ये एक अजम्पशन है, आगे चल के बताऊंगा अजम्पशन क्यों कर रही है। अब सपोज करें कि एक जो हमने हीट अप किया इसको, जो रेजिस्टेंस चेंज हुई जिसको हम क्या बोले डेल्टा आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगी। यानी कि सपोज करें इनिशियली था 50 डिग्री सेल्सियस और एक बार हमने कर दिया 50 से 100 और एक बार कर दिया 50 से 75, कहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, जहां टेम्परेचर का चेंज ज्यादा आएगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर के। सेकेंडली जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल रेजिस्टेंस के भी, जो हमने क्या ली है R0। अच्छा, अब ये कैसे होगी चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी ये डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस में भी। सपोज करें कि एक कंडक्टर है, कोई मेटल कंडक्टर है, मेटल है, और एक प्लास्टिक है, दोनों का टेम्परेचर था 50 डिग्री, हमने हीट अप कर दिया 100 डिग्री पे। रेजिस्टेंस दोनों की क्या सेम चेंज होगी? सपोज करें ऐसे, इसकी थी 5 ओम और इसकी थी 50 ओम, मैंने टेम्परेचर किया 50 से 100, तो क्या इसकी 5 से 10 हो जाएगी, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इसकी 50 से 55 हो जाएगी, 5 ओम ही बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लास्टिक्स की रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई है, मेटल्स की लो थी, वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस का चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के भी, कि इनिशियली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इजिली पास कर पाते हैं, ऐसा ही था। क्यों पास कर पा रहे? क्योंकि यहाँ कोलिजन्स कम हो रहे। कोलिजन्स क्यों कम हो रहे? क्योंकि एटम्स एक दूसरे से दूर दूर है। प्लास्टिक्स में कोलिजन्स ऑलरेडी हाई है,
टेम्परेचर बढ़ा दिया और ज्यादा हो गए कोलिजन्स, क्योंकि एटम्स करीब करीब है बहुत ज्यादा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो जिसकी रेजिस्टेंस पहले ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि जिसकी रेजिस्टेंस इनिशियली ज्यादा होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। बस इतना याद रख लें इस चीज को, याद नहीं रखें बल्कि समझे, समझे, सॉरी। अब हम क्या करते हैं कि इनको कंपेयर करवा लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। कंपेयरिंग, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, ऐसा ही होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी और एक कांस्टेंट आएगा, तो वो आ जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये जो अल्फा है ये हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, ये हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। इसके काफी सारी चीजें होती हैं, इसको भी हम पूरा वहां पे देखेंगे। ये जो अल्फा है क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं अभी के लिए। नाउ क्या करते हैं हम कि डेल्टा आर किसके बराबर है, आर टी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको ओपन कर लेते हैं। डेल्टा आर बराबर है आर टी माइनस आर नॉट विच इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब आर नॉट माइनस में सिर्फ आगे प्लस में हो जाएगा, तो आर टी हमारे पास आ जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, आर नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो आर टी आ जाएगा, आर नॉट कॉमन लिया यहाँ 1 बच जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जो रिलेशनशिप है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जो हमने यहीं पे, शायद मैंने फिर मिटा दिया, हाँ ये रहा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस इनिशियल है आर नॉट, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनिशियल रो नॉट कर देते हैं। और रेजिस्टेंस अगर फाइनल है आर टी, तो रेजिस्टिविटी भी फाइनल होगी रॉ टी एल अपॉन ए। अब होना तो ये चाहिए था कि टेम्परेचर बढ़ा है तो हम कहते हैं कि लेंथ भी चेंज होगी, एरिया भी चेंज होगा, लेकिन हमने अजम्पशन की थी कि इसके साइज डायमेंशंस कुछ भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इनको कांस्टेंट रखेंगे। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करवा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा आर टी के लिए रॉ टी एल अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू रॉ नॉट एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ऑब्वियसली हो रहा है, इस लेंथ से लेंथ कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। आप चाहें तो अगर समझ ना आए इनको इस तरफ मल्टीप्लाई करवा के भी कैंसिल कर सकते हैं, और पेपर में आप डायरेक्ट भी करेंगे तो नंबर नहीं कटते इसके। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वो है रॉ टी इज इक्वल्स टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास आया है फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए, टॉपिक का नाम क्या था, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे। अगेन डायरेक्ट रिलेशन है, डेल्टा टी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, जो हमने ये पढ़ लिया है, हम देख चुके हैं इस चीज को। अच्छा, अब यहां से हमें ये तो सारी बात समझ आ गई। ये जो अल्फा है इसको हमने देखना है, ये क्या है, ये चीज हमने समझनी है। ये अल्फा हमारे पास है, इसको हम कहते हैं लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
अच्छा, अब इसको दोनों दो नाम क्यों दे रहे हैं, लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको समझना है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस अल्फा को अगर अलग करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखना है, यहीं पे करेंगे इसको। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला ले लें, सपोज करते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, ये वाला यहां से शुरू कर रहे हैं, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। सिंपल क्या होगा, आर नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइड बाय आर नॉट डेल्टा टी। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट का। जी, सेम चीज अगर हम इस फॉर्मूले के लिए भी करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा एग्जैक्ट सेम, कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा रॉ डिवाइडेड बाय रॉ नॉट डेल्टा टी। दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको मैं करके दिखा दूं या जरूरत नहीं है, कर सकते हैं आप, मेरा ख्याल है इसको तो आप कर सकते हैं। सिंपल क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई करें और आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। इसको आप कर लेना, मैं करवा नहीं रहा। सही है, ये दोनों हो गए, दोनों के फॉर्मूले देखिए सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे आर है और यहाँ पे रॉ है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, कभी भी कोई क्वांटिटी का चेंज लिखा हुआ हो, लेट से मेरे पास लिखा हुआ है डेल्टा वी और नीचे लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये एक्चुअली है क्या, वी एफ माइनस वी आई अपॉन वी आई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। अगर मेरे पास लिखा हो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एस वन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कौन सा है चेंज, इसको पूरे को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर यहां पे है, ये क्या बन रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या बन रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो चेंज होगा पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अभी के लिए केल्विन हटा दें, इसको छोड़ दें, पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि एक 1 यूनिट डिग्री, यानी कि 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होने पर जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास एक मेटल था, एक मटेरियल था, उसका हमने 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज आया रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, उसको हम कहेंगे लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। नाउ इसको जल्दी से बस देखते हैं कि इसकी नेचर क्या होती है। ये क्या है, हम इसको ये अल्फा पढ़ रहे हैं, नेचर इसकी होती है स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम लिख देते हैं स्केलर। फॉर्मूला भी अभी हमने देखा, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, और यही बराबर है डेल्टा रॉ डिवाइडेड बाय रॉ नॉट डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आ गया। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट तो आपको बतानी चाहिए, चले निकाल लेते, बताता हूं मैं। हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। यूनिट किसी से भी निकालने सेम ही आएगी, सही। तो डेल्टा आर रेजिस्टेंस है, क्या यूनिट हो जाएगी, ओहम, डिवाइड बाय आर नॉट रेजिस्टेंस है ओहम, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो यहाँ पे हम केल्विन लगा देते हैं, और डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वैसे हम केल्विन में लेते हैं और 2 बार कर लेते हैं, सपोज करें ओहम डिवाइड बाय ओहम इंटू
डिग्री सेल्सियस। कुछ कैंसिल हो रहा है, ओम से ओम कैंसिल होगा, केल्विन को ऊपर ले आते हैं, हमारे पास आ जाएगा के इनवर्स। सेम यहाँ पे ओम से ओम कैंसिल, डिग्री को ऊपर लाएंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा, जो इसकी यूनिट होती है। तो हम यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। नाउ डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नहीं होगी, क्योंकि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगी इसकी। हम लिख देते हैं कि ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। लास्ट वन डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन क्या होगी, मैंने आपको ये बात बताई हुई है इसमें, इसी से देख लेते हैं यहीं से, कि रेजिस्टेंस है, हम क्या करते थे, सबकी यूनिट्स पुट करा देते थे। तो यूनिट पुट करवाते हैं, वही अभी जो किया था, मिटाना ही नहीं चाहता था, ओहम डिवाइड बाय ओहम इनटू केल्विन, ओम से ओम कैंसिल, के आ गया और के इनवर्स। एक्चुअली यही इसकी डायमेंशन भी है। क्यों, हमने देखा है कि मास होता है किलोग्राम, उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एम में डायमेंशन में, लेंथ होती है मीटर, उसको कैपिटल एल में, टाइम सेकंड उसको कैपिटल टी में, टेम्परेचर हमने क्या देखा था, केल्विन यूनिट होती है, और डायमेंशन भी के ही लिखते हैं उसकी हम। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी के इनवर्स। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l0 t0 के इनवर्स। उसका रीजन क्या है, ये बता रहे हैं कि ना मास में कोई डायमेंशन है, ना लेंथ में, ना टाइम में, सिर्फ टेम्परेचर में डायमेंशन है, कि किसी भी एक तरह से लिख सकते हैं, m0 l0 t0 और के इनवर्स। मोस्टली आपके पास ये मैंने इसलिए बताया, एमसीक्यूज में ऐसे लिखा हुआ आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। अच्छा, अब आपके पास एक लास्ट चीज है, काफी सारा हो गया आज, और वो है कि मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, किसकी, कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। जो सेमीकंडक्टर्स है उनका थोड़ा सा चेंज होता है, उनका सीन थोड़ा आउट होता है, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स है वो अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब ये कैसे होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। इसको हम देख लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। आपके पास ना क्या होता है कि कोई भी, हमने शुरू में एक एटम बनाया था सोडियम का, किस तरह का था, सेंटर में न्यूक्लियस, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, सोडियम में, या चले मैग्नीशियम बना लेते हैं इस बार, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे पास क्या होता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम से निकलते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ये नहीं निकलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जरूरी है। तो हम सेमीकंडक्टर्स की टर्म में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस शेल है, इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। एक नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड। कब, जब ये अपने वैलेंस शेल में है तो ये काम आएंगे, कहाँ आएंगे, वैलेंस बैंड में। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकल के कंडक्शन करवाना शुरू हो गए, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकले और कंडक्शन बैंड में आ गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है इनको हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकलते हैं और कंडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं जब, तो इनको कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मूव करने के लिए, वरना ये नहीं जा सकते। अब ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इट्स सिमिलर लाइक कि ये दो लेवल्स है। ऐसे सपोज करें कि हमारे पास, ये सपोज करें यहाँ वैलेंस बैंड है और यहाँ कंडक्शन बैंड है, इनको जंप करना पड़ता है अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और उसमें ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी लेते हैं तो ये जा पाते हैं, वरना नहीं जा सकते। अब हमारे पास क्या होता है कि तीन, या ऐसे ही बना लेते हैं,
काफी अच्छा ये एक एग्जांपल मिल गई। ग्राफ की तरह से समझा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ जाए। सपोज करें यहाँ पे हम एनर्जी को देख रहे हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिख रहे। ये मैं कह रहा हूँ कंडक्टर्स के लिए, ये मैं कह रहा हूँ इंसुलेटर्स के लिए, और ये मैं कह रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स के लिए। अच्छा, अब तीनों में फर्क क्या होता है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड जब इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में है, यहां से इसको जंप करके जाना पड़ता है कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप आ रहा होता है उसको हम कहते हैं बैंड गैप। यानी कि बैंड्स के बीच में जो गैप है, ये तो आसान सी बात है, उसको हम बैंड गैप बोल देते हैं। जो कंडक्टर्स हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुए होते हैं। यानी कि जो बैंड गैप है वो जीरो होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप किए हुए होते हैं। तभी कंडक्टर्स को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए और फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाए। और इसी वजह से मेटल्स या कंडक्टर्स बहुत अच्छे, सॉरी मेटल्स बहुत अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। मेरे मुंह में लफ्ज फंस रहे हैं, ये कंडक्टर से मेरा मुराद मेटल्स है जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्या होता है कंडक्टर्स में, जो वैलेंस बैंड है, सपोज करें कि ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, और जो कंडक्शन बैंड है वो अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जंप ही नहीं करना पड़ता, वो अपनी मर्जी से वैलेंस बैंड में आते हैं, अपनी मर्जी से कंडक्शन बैंड में जा रहे होते हैं। कोई मुश्किल नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में, इसीलिए अच्छे कंडक्टर्स हैं। अब इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, बैंड गैप, ये बहुत ज्यादा होता है। इट्स लाइक के ये रहा वैलेंस बैंड, वी भी लिख रहा हूं वैलेंस बैंड, और ये रहा कंडक्शन बैंड। इतना ज्यादा डिफरेंस है कि इनको एनर्जी प्रोवाइड कर भी दें कहीं से, हीट अप करें 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 करें, इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जा ही नहीं पाता क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में सपोज करें ये रहा वैलेंस बैंड, और जो कंडक्शन बैंड है वो इससे जरा सा ऊपर होता है। ये रहा वैलेंस बैंड और ये रहा कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स को बैंड गैप कवर करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब जो सेमीकंडक्टर्स है इनका जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, टेम्परेचर हाई करने का मतलब क्या है, हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो हीट एनर्जी जैसे ही हमने दी इनको, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ली और वो वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में आ गए। कंडक्शन बैंड में आने का मतलब है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। रेजिस्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टेंस भी कम हो गई। फिर से बता रहा हूं, मैं तीनों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए हमारी जो पॉइंट है वो ये क्वेश्चन है कि वाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव, इसको समझ रहे हैं एक्चुअली हम। और इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। कंडक्टर्स में क्या होता है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुए हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, कंडक्टर मेटल्स में वाइब्रेशन एटम्स की बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ रहे और रेजिस्टेंस बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी इलेक्ट्रॉन उठ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गए, लेकिन एटम्स की वाइब्रेशन तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़े, कोलिजन बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो गए। चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, कंडक्शन ज्यादा होना शुरू हो गई और रेजिस्टेंस कम हो गई। बात समझ आ रही है। मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस बढ़ाने, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है,
लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नाउ ये लास्ट चीज है जिसने हमें इस चीज पे लाए, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये समझना होगा। मैं सिर्फ इनके लिए बता रहा हूँ कि जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, ये कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होती है। क्यों होती है ये बताना है। तो मैं कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में कंपेयर कर रहा हूँ, इंसुलेटर्स छोड़ देंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, मैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे ये भी लिख ले कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और यहाँ रेजिस्टिविटी कम होगी, ये भी लिख ले। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूँ, कंडक्टर्स के लिए अल्फा सी लिख रहा हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका, कंडक्टर्स का क्या है, डेल्टा आर। अच्छा डेल्टा आर को मैं लिख रहा हूँ, ओपन करके लिख रहा हूँ, आर टी माइनस आर ओ डिवाइडेड बाय आर ओ डेल्टा टी। हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ ना कुछ इनिशियल टेम्परेचर होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख देता हूं मैं, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, मैं 1 ले लेता हूँ। टेम्परेचर लेट से 5 डिग्री बढ़ाया, 5 ले लिया मैंने। अब जो रेजिस्टेंस है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनिशियल जो फाइनल है, सपोज करते हैं कि वो हो गई 6 और इनिशियल थी 1, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 5 इंटू, हमारे पास 1 आ गया, एक पॉजिटिव आंसर आया है। सही, अज्यूम्ड वैल्यूज थी लेकिन आंसर पॉजिटिव आया। नाउ अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, इसका अपोजिट लेके चलेंगे। अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर्मूला क्या है, आर टी माइनस आर ओ डिवाइडेड बाय आर ओ डेल्टा टी। अगेन वही बात कर रहा हूं मैं कि हमने इनिशियल रेजिस्टेंस सपोज करें इस बार लेते हैं 10, सॉरी हाँ 10 ले रहे हैं, इज इक्वल टू, यहां मैंने ले लिया 10, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, डेल्टा टी हो गया 5। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। इनिशियल क्या थी, आर नॉट 10, फाइनल इससे कुछ ना कुछ कम होगी, सपोज करते हैं 5 है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 5 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 क्या होगा 50, और जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.1। तो अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या आ गया, नेगेटिव, लेकिन अल्फा फॉर कंडक्टर्स क्या था, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, व्हाई, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और इस वजह से जो लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है सेमीकंडक्टर्स का वो होता है नेगेटिव। तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर बहुत लॉन्ग हो गया और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और आपको इसको ये खासतौर पे जो पॉइंट्स वगैरह हैं ये समझने होंगे। मैं अपने लेक्चर्स को कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि सिर्फ आपके यहाँ पेपर्स में काम ना आए, बल्कि जब आप इसको यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स दें, जो एंट्री टेस्ट होते हैं, आप ऑनेस्टली अगर आप मेरे लेक्चर देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स के ई कैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।